हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप पाठक कॉमर्साला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो हमने अभी क्लासिफिकेशन को, बजट को दो तरह से क्लासिफाई किया, रेवेन्यू में, रिसीट्स में और आपका एक्सपेंडिचर में। रिसीट वाला कंपोनेंट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो लास्ट वीडियोस में कंप्लीट देख चुके हैं रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट, रिसीट, रेवेन्यू में फिर हमने टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारी चीज ही जो है हमने देख लिया है। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जो है हम एक्सपेंडिचर्स का पढ़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में अपने क्लासिफाई किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो एक लाइन में ये क्लियर करिए, जहां भी कोई भी आपका ट्रांजैक्शन और रिसीट हो या एक्सपेंडिचर हो, कोई भी वो ट्रांजैक्शन आपका रिसीट या एक्सपेंडिचर अगर आपके असेट्स और लायबिलिटीज को कम या ज्यादा करे, आपका रिसीट या एक्सपेंडिचर आपके असेट या लायबिलिटीज को कम और ज्यादा करे तो कैपिटल नेचर का है, अदरवाइज सबको आप रेवेन्यू में डाल दीजिए। क्लियर रहेगा। कोई भी रिसीट आई, एसेट क्या बोलते हैं कम हुआ या लायबिलिटीज बढ़ी, नहीं बढ़ी, तो रेवेन्यू नेचर का रिसीट है। कोई भी एक्सपेंडिचर किया, एसेट बढ़ा या लायबिलिटीज कम हुई, नहीं हुई, और रेवेन्यू नेचर का है। अगर हो रहा है, आपका आंसर हाँ है कि आपके असेट और लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है उसके कंपोजिशन में, तो कैपिटल नेचर का, अदरवाइज रेवेन्यू नेचर का। इतना याद ही नहीं रहना है कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, पूरा क्लासिफिकेशन आपका एक लाइन में कंप्लीट होता। क्या सिंपल कि इंपैक्ट असेट और लायबिलिटीज पे आई क्या, तो कैपिटल नेचर का, नहीं आई तो रेवेन्यू नेचर का। आप बोलेंगे ये तो आपने ये बता दिया। रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या, जो पैसे आ रही है रिसीट है, जो जा रही है एक्सपेंडिचर है। सिंपल, जो पैसे आपके पास आ रही है वो आपके लिए रिसीट है ना, जो आपके पास से जा रही है खर्च कर एक्सपेंडिचर है। तो इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना। और पैसे आई या गई, एसेट लायबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ी, हाँ तो कैपिटल, नहीं तो रेवेन्यू, खत्म। इसमें पूरा आपका क्लासिफिकेशन कंप जो भी पढ़ा ना सारा खत्म हो गया एक लाइन में, है ना। फिर भी हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे। रेवेन्यू नेचर अभी देखा कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई असेट क्रिएट ना हो या ना ही कोई लायबिलिटीज का जो है पेमेंट मतलब रिड्यूस हो। नीदर क्रिएट्स असेट्स नॉर रेड्यूसेस द लायबिलिटीज, मतलब कि आपका जो है फिजिकल असेट्स या कोई फाइनेंशियल असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, उसका कोई क्रिएशन नहीं हुआ, आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है कम नहीं हुई, तो क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। और हम क्या देखते हैं, जो क्या बोलते हैं रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर हो एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कॉमन सी बात है, जो रेगुलर और रिकरिंग होगा गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग पे खर्च होगी। नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होगा गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उससे रिलेटेड खर्चे, गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देते हैं उससे रिलेटेड खर्चे, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, इस तरह की चीजें। आप जो है गवर्नमेंट बहुत बार डेट रेज करती है ना, लोन वगैरह लेती है, तो उस पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलेंगे लोन से रिलेटेड चीजों को तो आपने कैपिटल नेचर का बताया, लोन जो रेज किया वो तो लायबिलिटी बढ़ी तो कैपिटल नेचर का, इसका इंटरेस्ट पेमेंट आप रेवेन्यू में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि आपके घर में कोई, मान लो पेरेंट्स से पूछना, या आपने देखा होगा कि पर्सनल लोन, होम लोन, कोई भी लोन चल रहा होगा ना, उसका एक बार स्टेटमेंट उनसे मांगना कि स्टेटमेंट दिखाइए, और इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना। इन स्टेटमेंट में आपको 3-4 कंपोनेंट मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट वाला, आपको एक लाइन मिलेगी, एक इंटरेस्ट अमाउंट की लाइन मिलेगी, और जीएसटी वगैरह जोड़ के फिर आपका इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम मिलेगा। ठीक है, और फिर एक कॉलम को मिलेगी कि अब कितना आउटस्टैंडिंग है, या तो स्टार्टिंग में होगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, कि कितना आउटस्टैंडिंग जो है आपका लायबिलिटी है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है जो ईएमआई वाला अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट का भी अमाउंट है, प्रिंसिपल का भी अमाउंट है, प्लस जीएसटी वगैरह जोड़ के, तो प्रिंसिपल का भी अमाउंट है और इंटरेस्ट का भी अमाउंट है, दोनों ही अमाउंट को जोड़ के आपका ईएमआई बनता है। लेकिन अब ध्यान से देखना, क्या आपका जो लोन का जो अमाउंट कम हो रहा है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो दिख रहा है आपको कम होता हुआ है, वो ईएमआई के अमाउंट से कम हो रहा है या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वाला जो कंपोनेंट है उतने से कम हो रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, आपका जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वाला कंपोनेंट है उससे आपका लोन का अमाउंट कम हो रहा है, इंटरेस्ट के अमाउंट से नहीं। अब देखिए क्यों, क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया तो उसके लिए कोई सर्विस लेगा ना, जैसे हर सर्विस के लिए एक सर्विस चार्ज होता है, तो इंटरेस्ट मान लीजिए उनके लोन देने का सर्विस चार्ज है, उसको ले रहे हैं, उससे आपका लोन का अमाउंट नहीं कम होता है। अभी हमने क्या देखा, कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी रिसीट जो आपके असेट्स या लायबिलिटीज को कम या ज्यादा करे वो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट ने आपकी लायबिलिटी को कम नहीं किया।
ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं इसको लायबिलिटी को कम करना चाहिए था ना, रिडक्शन इन लायबिलिटी होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। और लेकिन प्रिंसिपल का अमाउंट, जो लोन का जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो आपके लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, वो कैपिटल नेचर का है। तो आपके ईएमआई का दो कंपोनेंट, प्रिंसिपल वाला जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल नेचर का है, इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं आपका रेवेन्यू नेचर का है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है जो भी उनके ह्यूमन रिसोर्स है, पूरी मशीनरी है, उनका सैलरी वगैरह देना, इस तरह की चीजें जो है आपका रेवेन्यू में आएगा। तीसरा जो है ग्रांट इन एड। अच्छा, ये ना बहुत 90% बच्चे जो गलतियां करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रांट इन एड को जो है कैपिटल नेचर का ले लेते हैं, भले वो रिसीट्स हो या एक्सपेंडिचर हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड मिलती है तो हमने उसको रेवेन्यू रिसीट में लिया होगा, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो। क्यों लिया था? ऐसे ग्रांट इन एड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, पीएसयूज को या यूनियन टेरिटरीज को, किसी को या किसी अदर पार्टीज को दे रही है तो ये जो है आपका रेवेन्यू नेचर का है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो मैंने क्या बताया, फिर से उसी बात को बताऊंगा कि जो भी एक्सपेंडिचर या तो आपका असेट क्रिएट करे, असेट को इंक्रीज करे, या आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करे तो कैपिटल नेचर का। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो रेवेन्यू नेचर का। तो आपने किसी को ग्रांट इन एड दिया तो पहले तो ये समझिए ग्रांट इन एड होता क्या है, कोई भी असिस्टेंस, डोनेशन, इस फॉर्म में जो पैसे आप किसी को दे देना उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई असिस्टेंस या डोनेशन किसी को दिया या आप किसी को डोनेशन देते हैं तो क्या पैसा वापस लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं। अगर आप पैसा नहीं लेते हैं तो सामने वाले के लिए लायबिलिटी नहीं हुई, प्लस आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, रिटर्न नहीं आएगी, तो आपके लिए एसेट नहीं है और सामने वाले के लिए लायबिलिटी नहीं है। तो आपने जो किसी को पैसे दिए इससे ना ही आपका एसेट इंक्रीज हुआ ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हुई, कौन सा? रेवेन्यू नेचर का आएगा, है ना। तो ऐसे ही आपने किसी को ग्रांट इन एड दिया तो आप वापस उस पैसे को लेंगे नहीं, तो आपके लिए वो एसेट नहीं है, सामने वाले के लिए लायबिलिटी भी नहीं है, तो ग्रांट इन एड आपका क्या था? रेवेन्यू नेचर का आया। फिर अगर आप पूछेंगे या आपके एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस ग्रांट इन एड का जो यूज किया असेट को क्रिएट करने में, क्या अब ये कैपिटल नेचर का आएगा? क्या नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए तो मैं देखूंगा मेरे एसेट और लायबिलिटीज के कंपोजिशन में कोई चेंज आया कि नहीं आया। मैंने जो पैसे दिए मेरे एसेट एंड लायबिलिटीज के कंपोजिशन में चेंज आना चाहिए, मेरे एसेट एंड लायबिलिटी के कंपोजिशन में नहीं आया। अब उस पैसे का यूज जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी करे। आपने किसी को डोनेशन दी, उस डोनेशन से जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकता है या उस डोनेशन से जो कोई एसेट क्रिएट कर सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपके एसेट लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आया क्या? वो पेमेंट करने से नहीं आया ना। तो आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हम देख रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सामने वाले उस पैसे का कोई भी इस्तेमाल किया हो। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल में आ सकता है और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट और लोन, ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का। ग्रांट इन एड जो है आपका रेवेन्यू नेचर में, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्लियर हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, फिर सेम बात रिपीट करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसे गए तो पैसे या तो आप असेट को अक्वायर करने में खर्च करेंगे या लायबिलिटीज का पेमेंट करने में। अगर ऐसा हुआ है कि अगर एसेट अक्वायर करेंगे तो आपका एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी का पेमेंट किए तो लायबिलिटी कम होनी चाहिए, नहीं हो रहा है ना, तो रेवेन्यू नेचर का। अगर ऐसा हो रहा है, आपका आंसर है हाँ, तो क्या है? कैपिटल नेचर का है। तो हम कैपिटल नेचर क्या डेफिनेशन देंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा विच ईदर क्रिएट्स असेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। which either creates assets और reduces the liability, मतलब कि फिजिकल एसेट को या फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करने में लगा हो, ठीक है। दूसरा जो नॉन रिकरिंग इन नेचर हो, ठीक है ना। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लैंड एक्वायर की, बिल्डिंग एक्वायर की, ठीक है ना, कोई शेयर्स में शेयर डिबेंचर खरीदा, आपने किसी स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को या अदर पार्टीज को लोन एंड एडवांसेस दिए, है ना। इस तरह की चीजें जो है आपका जो है कैपिटल नेचर का आएगा, क्योंकि आपने एसेट क्रिएट की, नया एसेट खरीदा, या आपने इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। कोई भी एक्सपेंडिचर जो जिससे इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसका एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दे, तो ये सारा क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा। कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट होगा। अच्छा, ये सब बातें जो बोल रहा हूं ना, इस पे ना मैं एक वीडियो बनाई है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट पे। बहुत छोटी सी वीडियो है, एसेट का डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। बार बार एसेट वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो है हमने डिवाइड कर दिया। अपने बजट को जो है क्लासीफाई अभी तक किया है कि हमने रिसीट और एक्सपेंडिचर में कर दिया, ठीक है। रिसीट्स को फिर हमने क्लासीफाई किया, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, फिर रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू,
टैक्स रेवेन्यू में क्या बोलते हैं आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। ये आपको ये स्लाइड के थ्रू दिख जाएगा। फिर हमने आज की क्लास में एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई किया। अब जो एक्सपेंडिचर को दो और तरह से क्लासीफाई किया जाता है, प्लान नॉन प्लान, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।